audible to you? Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? New chapter started endocrine. ओके, उसमें एंडोक्राइन चैप्टर में क्या देखा था कल हमने? क्या देखा था कल? Anatomy and physiology of endocrine glands में એના ફંક્શન જોયા હતા, રિસ્ક ફેક્ટર જોયા હતા, हम्म હાઇપોથેલેમસ, પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, हम्म એડ્રેનલ ગ્લેન્ડ, પછી એમાં એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ અને એડ્રેનલ મેડ્યુલા જોયું હતું, ये થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, हम्म પેન્ક્રિયાસ, ઓવરીઝ એન્ડ ટેસ્ટિસ એન્ડ નેગેટિવ ફીડબેક લૂપ. પછી ओके, ડાયગ્નોસિસ ટેસ્ટ જોયેલા. हाँ, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होता? Which diagnostic test? Stimulation and separation Suppression. overnight dexamethasone suppression test, radioactive iodine uptake, हम्म T3 and T4 uptake हम्म test, thyroid stimulation hormone, thyroid scan, needle aspiration of thyroid tissue, ओके, glycosylated hemoglobin, and a 24-hour urine collection of vanille mandelic acid, VMA. ओके. So let's do a quick revision. I hope सबने नोट्स बनाई होगी. आज मैं आपको पूछूंगी. ओके, तो हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखी थी. ईच एंड एवरी ग्लैंड जनरल फंक्शंस देखे थे कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कितने फंक्शन होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स देखे थे. फिर हमने ईच एंड एवरी ग्लैंड की एनाटॉमी एंड उसकी फिजियोलॉजी देखी, उसका फंक्शन देखा. हाइपोथैलेमस का काम क्या है? व्हाट विल हाइपोथैलेमस डू? हाइपोथैलेमस का काम क्या है? आई डोंट वांट दिस आंसर. ओके, इसमें लिखा है वो नहीं. आप मुझे बोलो हाइपोथैलेमस क्या करता है? बिकॉज उसका सब फंक्शन होगा, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन हाइपोथैलेमस में हम कह सकते हैं कि ये सब करता है. हाउ डज द हाइपोथैलेमस वर्क? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सब उसको सेंड करेगी Okay, organs. so hypothalamus directly stimulates the pituitary gland to secrete the hormones which affects the other endocrine gland, right? So always hypothalamus में से दो टाइप्स के हार्मोन निकलेंगे. इधर कौन से दो? इधर इट विल बी Inhibits या release. yes, either it will be releasing hormone या inhibiting hormone. So चालू करने के लिए या बंद करने के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा, डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. अगर हाइपोथैलेमस बोल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे. अगर हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, तो पिट्यूटरी को ऑर्डर्स मिलेंगे कि अब बंद करना है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हार्मोन पिट्यूटरी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, वो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. बट पिट्यूटरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइपोथैलेमस, बट वो अदर ग्लैंड्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस डायरेक्टली सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, एंड पिट्यूटरी सारे अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है. सो दैट इज अ मास्टर ग्लैंड. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब्स है? 2 anterior lobe and posterior lobe. ओके, पोस्टीरियर लोब में से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं?
ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये EDS। ये पोस्टीरियर लोब ये हार्मोन प्रोड्यूस करके सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर लोब में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। टेल मी। No. ऑक्सीटोसिन Secret तो क्या होगा? produce hypothalamus कर से pituitary gland secrete कर से। हाँ, प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस में हो रहे हैं ये हार्मोन, बट वो जाके स्टोर पोस्टीरियर लोब में होते हैं एंड वहीं से सिक्रीट होते हैं। और एंटीरियर लोब में रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब। उसमें प्रोडक्शन भी एंटीरियर लोब में होगा एंड सिक्रीशन भी वहीं से होगा। सो वो सारे हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए एंड वो स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड पर इफेक्ट्स देंगे अपना अपना। फिर हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनीज पर एक एक होता है। एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? Oops. Two parts. Outer part is called as and inner medulla, adrenal out, medulla, outer part is called as Cortex. yes, cortex, adrenal cortex, and inner part is called as medulla. Okay. रीनल एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या सिक्रीट करेगा? Glucocorticoids, mineralocorticoids. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके। एंड एड्रिनल मेड्यूला है वो क्या सिक्रीट करेगा? Epinephrine, norepinephrine. Epinephrine and norepinephrine. Okay. Now tell me the functions of glucocorticoids and mineralocorticoids. Water retain कर potassium excretion. Okay. Retention of water, excretion of potassium. फिर Fluid electrolyte imbalance maintain कर. okay, maintain fluid and electrolyte imbalance. फिर Glucose increase. okay, hyperglycemia हो सकता है। फिर Immunosuppression. No. sorry, Inflammatory reaction માં help કરે decrease કરવા માટે inflammation. okay, Immunity down કરશે. obviously yes. स्टीरॉइड्स है ये। इन्फ्लामेशन कम कैसे होगा? इम्यूनिटी को सप्रेस करके इन्फ्लामेशन कम किया जाएगा। जितने इम्यून सेल्स एक्टिव होंगे उतना इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, तो उसको कम करने के लिए इम्यूनिटी डाउन करनी ही होगी। Protein प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ओके ओके। अदर स्टूडेंट्स, चलो आपने नोट्स बनाई है, क्या लिखा है बोलो। दूसरे स्टूडेंट्स आपने नोट्स बनाई है? चलो मैं लिखाती हूँ, लिख लो आप। जस्ट अ मिनट। अरे यार, कैन यू सी द शेयर्ड स्क्रीन राइट नाउ? ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही है? में yes ma'am, ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो ऐसे। एड्रिनल कॉर्टेक्स में से सीक्रेट होंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके एग्जांपल्स लिख लेना, कॉर्टिजोल और जो भी बुक में दिया है वो। अब राइट द फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अफेक्ट द मूड, देन it causes immunosuppression,
देन इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ, इनडायरेक्टली वो काम करता है, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड इट inhibit इंसुलिन। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, इनहिबिट करेगा इंसुलिन, तो हाइपरग्लाइसेमिया। यस, इंक्रीज होगा ग्लूकोज, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, राइट। सो अगर पेशेंट की, कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसका एड्रिनल ग्लैंड खराब है और बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्ड सिक्रीट कर रहा है, तो उसके बोन्स भी खराब हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोस हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट, 1 नंबर करके लिख लो। सेकेंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसका काम क्या है, सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। एंड सोडियम रिटेन होगा तो अलोंग विथ सोडियम वाटर भी रिटेन होगा, सोडियम एंड वाटर आर बेस्ट फ्रेंड, तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, ये मेन काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का है। बट जब भी आप कॉर्टेक्स की बात करोगे, किसी पेशेंट को एड्रिनल कॉर्टेक्स खराब हो गया है, तो ये सब साथ में ही देखोगे आप। एंड तीसरी चीज क्या सीक्रेट करता है कॉर्टेक्स, दैट इज सेक्स हॉर्मोन्स, some portion of sex hormones is also secreted by एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की नोट हो गई। सो जब भी आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गया है, ग्लूकोकॉर्ड का सिक्रीशन कम हो गया है, सो मूड भी अफेक्ट हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेशन फिर कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, फैट एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, इंसुलिन इनहिबिशन कम होगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा एंड ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये भी बढ़ जाएगा। सो ऐसे याद रखना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, पेशेंट को एडिमा हो जाएगा एंड हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, बिकॉज सोडियम निकल पोटेशियम निकल जाएगा। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गए हैं तो सोडियम एंड वाटर रिटेन नहीं हो पाएगा, वो बॉडी में से बाहर निकल जाएगा एंड पोटेशियम रिटेन होगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। गॉट इट? यस और नो? Yes. ओके, नेक्स्ट इज एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला क्या करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? एपिनेफ्रिन। ओके, एंड एपिनेफ्रिन एंड नॉर ओके। सो नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या है, चलो नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा? नॉर एपिनेफ्रिन हम देते हैं एज एन इमरजेंसी ड्रग, क्या करने के लिए देते हैं? ओके, राइट इट डाउन। इट इट कॉजेस वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो क्या होगा वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से अल्टीमेटली? इंक्रीज यस, इट इंक्रीजेस बीपी, फिर प्यूपिल dilation and it increases the contractility of heart. It increases the contractility and it inhibits GI सिस्टम। GI सिस्टम का काम ब्लॉक कर सकता है ये, मतलब टेम्पररी नॉरएपिनेफ्रिन दोगे तो जब तक उसकी असर है तब तक जीआई सिस्टम की जो काम है, फंक्शनिंग है, वो थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो सकता है।
नेक्स्ट सेकेंड हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला इज एपिनेफ्रिन। उसका काम क्या है? It increases the body's metabolism and inhibit insulin secretion. So ultimately क्या हो जाएगा? Increase blood glucose level, right? तो ये उसके फंक्शंस है। तो ये एड्रिनल मेड्यूला की बात हो गई। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड सबने लिख लिया? यस और नो? ओके, फिर नेक्स्ट हमने देखा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? control rate of body metabolism and growth. यस, यस, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। सो इन शॉर्ट एनर्जी के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो राइट इट डाउन। थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड, it gives energy and increase the metabolism. ओके, वो हॉर्मोन्स कौन से सिक्रीट करता है? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन जो है, ट्राइकैल्सिटोनिन वो, बट हमारे लिए मेन ये है ना, उसकी वो हमें याद रखना है। T3 T4 इंक्रीज होगा तो TSH कैसा होगा? If T3 T4 increases, then what about TSH? Decrease. TSH decrease होगा and it leads to hypothyroidism. Hyper. Hyper, Hyper. yes, hyperthyroidism. नेक्स्ट कंडीशन है T3 T4 डिक्रीज हुआ है, so TSH इंक्रीज होगा and it leads to Hypothyroidism. hypothyroidism. yes, तो ये चीज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड। लिख लिया सबने? ये थायराइड में इतना ही है। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या है? Control calcium and phosphorus metabolism. yes, it calcium and phosphorus metabolism कैसे कंट्रोल करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन ये कंट्रोल ये करता है और सीक्रेट क्या करेगा? इट सीक्रेट्स पैराथायरॉइड Hormones. हार्मोन, राइट? बट वो वर्क कैसे करता है, ये कैसे बैलेंस होगा? तो राइट इट डाउन। इट कॉजेस कैल्शियम टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम बोन। बोन में से कैल्शियम निकाल देगा। सो वो फिर कैल्शियम जाएगा कहाँ पर? उसकी वजह से बोन्स में से कैल्शियम निकल रहा है, तो वो कैल्शियम कहाँ पर जाएगा? इट कैन लीड टू हाइपर कैल्सीमिया। ओके, सो ये ऐसे वर्क करता है। सो जितना पैराथायरॉइड हार्मोन PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन जितना ज्यादा, उतना क्या ज्यादा होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा इन ब्लड। गॉट इट? सो अगर कोई पर्सन को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है तो वो पर्सन को क्या होगा?
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाले पर्सन, हम आगे देखेंगे कि पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो ओवर सिक्रीशन कर रहा है, तो फिर वो पर्सन को क्या होगा, किसका रिस्क बढ़ेगा, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया होगा, उसके बोन्स ऑस्टियोपोरस हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। सो पैराथायरॉयड हार्मोन्स ये है। सो ऑपोजिट इफेक्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन उसको ही, हमारी बॉडी है ना, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो हमारी बॉडी के पास बैकअप प्लान्स है। हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी, इट विल रिलीज द कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन सिक्रीशन होगा। ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, जब बॉडी में, कब रिलीज होगा ये, व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, कैल्सिटोनिन इज रिलीज। ओके, जब बॉडी में ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तब हमारी बॉडी एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है। तो कैल्सिटोनिन सिक्रीशन से क्या होगा, जो बोन का ब्रेकडाउन हो रहा था, जो ऑस्टियोक्लास्ट हो रहा था, इनहिबिट्स द ऑस्टियोक्लास्ट, जो उसका ब्रेकडाउन हो रहा था वो इनहिबिट कर देगा। सो इट इज ऑपोजिट टू पीटीएच। सो अभी हमने ये देखा, ये चीज आपको याद रखनी है, जितना पीटीएच बढ़ेगा उतना कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। तो जितना कैल्सिटोनिन बढ़ेगा, सो उतना कैल्शियम लेवल कैसा होगा, अगर कैल्सिटोनिन इंक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम लेवल कैसा होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, राइट। तो ये चीज याद रखनी है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करता है, वो कैल्शियम एंड फास्फोरस को बैलेंस करता है। बट पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड खराब हो गया है, ज्यादा सिक्रेट हो रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन, तो फिर वो क्या करेगा, बोन्स में से कैल्शियम खींच खींच के ब्लड में लाता रहेगा। अब अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, सो हमारी बॉडी कैल्सिटोनिन रिलीज करती है, इनडायरेक्टली बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड वो रिलीज करवाती है। ये कैल्सिटोनिन है ना, थायरॉयड ग्लैंड रिलीज करने में हेल्प करता है, बिकॉज थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर पैराथायरॉयड है। सो अल्टीमेटली ये सब जो हमने देखा था कि कैल्सिटोनिन जो था वो थायरॉयड ग्लैंड रिलीज करवाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो बोन्स ब्रेक डाउन हो रहे थे वो बंद हो जाएगा, एंड वो अच्छा काम करेगा, जो ब्लड में से कैल्शियम है उसको वापस से बोन्स में भेज देगा। सो इट वर्क्स ऑपोजिट टू पैराथायरॉयड हार्मोन। सो पैराथायरॉयड हार्मोन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम इंक्रीज होगा एंड फॉस्फोरस कैसा होगा, डिक्रीज होगा। गॉट इट। तो ये Yes, ma'am. दोनों को बैलेंस में रखना है हमारी बॉडी में, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कैल्शियम बढ़ जाए फॉस्फोरस डिक्रीज हो जाए, उसका एक बैलेंस मेंटेन करना है, वो नॉर्मल लेवल्स। हमारी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे काम करता है कि जब बॉडी में कम हो जाता है कैल्शियम तो फिर वो बोन्स में से निकालेगा, बट जितना जरूरत है उतना ही निकालता है। फिर ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो कैल्सिटोनिन वापस भेज देगा। तो ऐसे एक बैलेंस होना चाहिए, तो अगर इसमें खराबी हो जाएगी तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर हमने देखा टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरीज का काम क्या है, Produce estrogen and progesterone. यस, और वो हमें पता है वो सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरीज सिक्रीट करेंगे एंड टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा। फिर हमने देखा था पेनक्रियास, पेनक्रियास का काम क्या है मेनली, Carbohydrate metabolism. यस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट, वो उसका मेन फंक्शन है। वो इनडायरेक्टली फैट एंड प्रोटीन्स में भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बट मेन हमें इतना याद रखना है। वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, Insulin and glucagon. यस, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, राइट। इंसुलिन क्या करेगा,
इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा. इंक्रीज. It decreases the glucose level in the blood. कैसे डिक्रीज करेगा? जब ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होता है, ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो इंसुलिन उसके साथ बाइंड होकर उसको सेल में भेज देगा. सो दस ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगा. ग्लूकागॉन क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा. यस, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. कैसे? बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजिनोलाइसिस. सो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में स्टोर होता है. कहां पर स्टोर होता है? इन लीवर. राइट. जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो ये ग्लाइकोजन में से वापस ग्लूकोज बनाना पड़ता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और ये कौन सा हार्मोन करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट? सो इट इज ग्लूकागॉन द हार्मोन. सो समटाइम्स सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो पेशेंट को हम ग्लूकागॉन का भी इंजेक्शन देते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैराथाइरॉइड ग्लैंड. गॉट इट? यस. ओके. सो ये नोट्स आपको बना के रखनी है, ये याद रखना है. आगे डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा. उसमें नेगेटिव फीडबैक लूप हमने देखा था, मैकेनिज्म देखा था. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो ये मैकेनिज्म पर वर्क करता है. मतलब क्या? इंक्रीज और डिक्रीज कराएगा. कैसे? जब ब्लड के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर जो भी सारे जो हार्मोन्स हमने देखे उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो इट विल स्टॉप द सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड. राइट. ग्लैंड में से उसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा. अगर ब्लड के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो रहा है तो इट विल स्टार्ट द सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड. राइट. तो ऑपोजिट नेगेटिवली वर्क कर रहा है. ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो कमांड्स मिल रहे हैं हाइपोथैलेमस को, अब बंद करो, नहीं चाहिए. वो पिट्यूटरी को ग्लैंड को कमांड दे रहा है. पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेसिफिक टारगेट ग्लैंड को कमांड दे रहा है कि अब बंद करो, बहुत हो गया है. फिर ब्लड के अंदर कम हो गया है तो फिर हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स मिलेंगे कि ब्लड के अंदर बहुत कम हार्मोन्स है. पिट्यूटरी को कमांड देगा कि स्टार्ट करवाओ. पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट ग्लैंड को बोलेगा कि स्टार्ट करो रिलीज करना. फिर वो बढ़ जाएगा तो फिर से वो बंद करने का. सो ऑपोजिट, ब्लड के अंदर अगर हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीशन बंद हो जाएगा. ब्लड के अंदर हार्मोन्स डिक्रीज हो जाता है तो ग्लैंड्स के अंदर से सिक्रीशन बढ़ जाएगा. गॉट इट? यस. ओके. फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट देखे थे, स्टिम्युलेशन एंड सप्रेशन टेस्ट. स्टिम्युलेशन टेस्ट मतलब हम स्टिम्युलेट कर रहे हैं वो ऑर्गन को, वो ग्लैंड को, टू चेक कि वो स्टिम्युलेट हो रहा है कि नहीं. आइडियली वो ग्लैंड को कंट्रोल ऑर्डर्स कौन देता था? पिट्यूटरी ग्लैंड देता था. अभी ग्लैंड में से हार्मोन्स नहीं निकल रहे, तो हमें चेक करना है कि ग्लैंड में खराबी है या पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ऑर्डर नहीं दे रहा है. सो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को तो नहीं बोल सकते ऑर्डर दो, तो हम डायरेक्टली बाहर से जो सेम हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है ऑर्डर देने के लिए, वो सेम हम मेडिसिन के फॉर्म में हम देंगे बॉडी के अंदर. तो अल्टीमेटली उसको ऑर्डर मिल जाएगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड को, एंड नॉर्मली उसको सीक्रेट करना होता है. बट आपने बाहर से मेडिसिन दिया है टारगेट ग्लैंड को स्टार्ट करने के लिए, फिर भी उसमें से कुछ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, उसका मतलब वो ग्लैंड में खराबी है. देयर इज सम हाइपोफंक्शन. नेक्स्ट है सप्रेशन टेस्ट. अब कोई हार्मोन, कोई ग्लैंड ऐसा है कि बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है एंड वी वांट टू सप्रेस द फंक्शन, बट हमें चेक भी करना है कि वो ऑर्गन खराब है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं बंद करने के लिए. तो फिर हम बाहर से ही मेडिसिन देंगे कि जिससे उसका फंक्शन कम हो सके. हमने मेडिसिन दी बाहर से, फिर भी वो ग्लैंड सिक्रेट कर ही जा रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऑर्गन, जो भी स्पेसिफिक ग्लैंड है टारगेट ग्लैंड, वो हाइपर फंक्शन हो गया है, ओवर एक्टिव हो गया है. तो दैट इज सप्रेशन टेस्ट.
नेक्स्ट हमने देखा था ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। सो ये जब दो डिजीज होते हैं, कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होता है। कुशिंग सिंड्रोम में प्रॉब्लम कहां पर होगा? कुशिंग सिंड्रोम में प्रॉब्लम होगा कहां पर? विच organ has the problem? एड्रीनल। एड्रिनल ग्लैंड। एंड कुशिंग डिजीज में प्रॉब्लम कहां पर है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कुशिंग्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, बट उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हमने आगे ही देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या था। अगर वो एक्सेस हो गया तो और ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और वो सब कुछ होगा, एंड वी डोंट वांट दैट। इम्यूनिटी और डाउन हो जाएगी। बट पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर ही नहीं दे रहा है एड्रिनल ग्लैंड को बंद करने के लिए, सो वो प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुआ? सो इसमें होता क्या है, नॉर्मली हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे होता है कि जब ब्लड के अंदर ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो ग्लैंड्स को ऑटोमेटिक सिग्नल्स मिल जाएंगे कि अब बंद करो, अब नहीं जरूरत है। सो हम पेशेंट को रात में ही डेक्सामेथासोन, बेड टाइम पर ही डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दे देते हैं। दैट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो बेड टाइम पर हम दे देंगे। तो मॉर्निंग में एक्चुअली होना क्या चाहिए, हमने ऑलरेडी रात में दिया था तो वो ऑलरेडी ब्लड के अंदर ज्यादा है। तो मॉर्निंग में जो सिक्रीशन होना चाहिए नेचुरल, वो कम होना चाहिए। बट फिर भी क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करे ही जा रहा है। तो इसका मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड्स को ऑर्डर ही नहीं मिले कि बंद करना है, तो वो बंद कैसे करे? सो जब रात में आप मेडिसिन देते हो डेक्सामेथासोन, फिर भी एड्रिनल ग्लैंड बंद नहीं कर पा रहा है, सो इसका मतलब कि उसको कुशिंग्स डिजीज है। पैराथायरॉयड ग्लैंड उसको ऑर्डर्स ही नहीं दे पा रहा है। ओके, फिर हमने देखा रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। सो इसमें होता क्या है कि पेशेंट को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, माउथ से या आईवी से देंगे, एंड फिर उसके अमाउंट मेजर करेंगे कि कितना रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है अभी भी ब्लड के अंदर। सो दो बार टेस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट टेस्ट 2 to 4 आवर्स के अंदर करेंगे, सेकेंड टेस्ट 24 आवर्स पर करेंगे। 2 to 4 आवर्स में आइडियली उसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 to 19% के अंदर होनी चाहिए, एंड आफ्टर 24 आवर्स 11 to 30% के अंदर होनी चाहिए। बट अगर वो वैल्यू ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स, अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन की वैल्यू ज्यादा है ब्लड के अंदर आफ्टर 2 to 4 आवर्स एंड अगेन आफ्टर 24 आवर्स, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, यस। एंड अगर वैल्यू कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, यस। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट हम प्रेग्नेंट फीमेल में कर सकते हैं? No. नो, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट फीमेल। फिर हमने देखा T3 T4 टेस्ट। सिंपली ऐसा याद रखो, T3 T4 टेस्ट करते हैं, उसमें ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब T3, टोटल T3 कितना होता है? 110.4 to 337.7, याद ना रहे तो चलेगा। फिर टोटल T4 की नॉर्मल वैल्यू देखी। फ्री T4, फ्री फ्लोटिंग, जो किसी के साथ बाइंड नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू देखी। अगर T3 T4 एलिवेट हो जाएगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे? अगर ब्लड के अंदर T3 T4 ज्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड T3 T4 कम है तो हाइपो। हाइपो। सेकेंड ऐसा ही एक टेस्ट है TSH टेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट। उसकी नॉर्मल वैल्यू है 0.5 to 5.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर TSH की वैल्यू ज्यादा है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड TSH की वैल्यू कम है तो हाइपर। हाइपरथायरॉयडिज्म, यस। फिर हमने थायराइड स्कैन देखा, जस्ट लाइक सिटी स्कैन हम थायराइड का स्कैन करते हैं, बट उससे पहले हमें थायराइड में जैसे हम एक एंजियोग्राफी में क्या करते थे, डाई इंसर्ट करते थे, वैसे ही थायराइड का स्कैन करना होता है तो रेडियो आइसोटोप आयोडीन इंसर्ट करेंगे या तो टेक्नेटियम इंसर्ट करेंगे। बट पेशेंट को
पूछ लेना है कि लास्ट पास्ट 3 मंथ्स में आपने कुछ भी कॉन्ट्रास्ट डाई वाला टेस्ट करवाया है कि नहीं करवाया है, वो चेक कर लेना है, वो पूछ लेना है। पेशेंट कुछ मेडिसिन ले रहा होगा तो वो बंद करनी है आइडियली। आयोडीन वाली जो भी मेडिसिन ले रहा है कि जिसके अंदर ऑलरेडी आयोडीन है, वो 14 दिन पहले ही बंद करवाना पड़ता है। एंड जो भी उसकी मॉर्निंग रूटीन रेगुलर थायराइड की जो भी मेडिसिन ले रहा है, वेदर इट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपो या हाइपर, जो भी मेडिसिन ले रहा है वो मेडिसिन डिसकंटिन्यू करनी है। मॉर्निंग का डोज नहीं लेना है, वो दिन की बिफोर द टेस्ट उसको डिसकंटिन्यू करनी होगी, दैट्स इट। फिर अगर हम लाइक पेशेंट को दोनों टेस्ट में एनपीओ तो करना होगा अगले दिन से, मतलब आज टेस्ट है तो अगली रात जो पहले की रात है वहां से पेशेंट एनबीएम हो जाएगा। एंड अगर हम आयोडीन यूज कर रहे हैं तो पेशेंट को आयोडीन एडमिनिस्टर करने के बाद एक्स्ट्रा 45 मिनट्स के लिए फिर से फास्टिंग करना होगा। एंड हम स्कैन कब करेंगे? आयोडीन देने के बाद 24 आवर्स के बाद हम स्कैन करेंगे टू चेक कि अब थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी क्या है, कैसा दिख रहा है। एंड अगर हम टेक्नीडियम यूज कर रहे हैं तो इमीडिएटली टेक्नीडियम दिया और 30 मिनट्स में हम स्कैन सीटी स्कैन कर देंगे। अगर हम ये कर रहे हैं रेडियो आइसोटोप आयोडीन एंड टेक्नीडियम, तो ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में यूज कर सकते हैं हम। ये टेस्ट थायराइड स्कैन प्रेग्नेंट फीमेल्स में कर सकते हैं। Yes or no? Can we perform this test in pregnant females? No. No, it is contraindicated in pregnant females. उसमें नहीं कर सकते। हमने नेक्स्ट देखा था नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, मतलब बायोप्सी थायराइड ग्लैंड के अंदर से टिश्यू लेंगे एंड उसका स्टडी करेंगे कि कैसे है टिश्यू, क्या है। एनपीओ की जरूरत नहीं है, मतलब करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बट बायोप्सी लेने के बाद वहां पर प्रॉपरली लाइट प्रेशर अप्लाई करके हमें ड्रेसिंग करना होगा, वरना ब्लीडिंग हो सकता है। फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट देखा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, दैट इज HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि लास्ट 3 मंथ में पेशेंट का ग्लूकोज कैसे वो मेंटेन कर रहा था, वो डायबिटिक है या नहीं भी है, बट वो मेंटेन कैसे कर रहा है वो हमें पता चलेगा। आइडियली HbA1c की वैल्यू <6% होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है डायबिटिक, हमें पता ही उसको डायबिटीज है, बट वो अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा है, अच्छे से मेडिसिन ले रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो उसकी HbA1c वैल्यू है उतनी ज्यादा एलिवेटेड नहीं होगी। यस, एलिवेटेड होगी बट दैट इज ड्यू टू डायबिटीज। बट बहुत ज्यादा एलिवेटेड है उसका मतलब कि जो पर्सन है वो अपने ग्लूकोज को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है, खाने में ध्यान नहीं रख रहा है, मेडिसिन का शायद स्कीप हो रही है और ऐसा कुछ हो रहा है। सो HbA1c से हमें पता चलेगा कि पेशेंट का लास्ट 3 मंथ्स में उसने ग्लूकोज कैसे रेगुलेट किया। एक दिन पर अगर मेडिसिन लेके वो टेस्ट करवाने आएगा तो ऑब्वियसली कम आएगा, इससे ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ पेशेंट अच्छे से ग्लूकोज मैनेज कर रहा है। नो, मेडिसिन ली है तो ऑब्वियसली वो कम आएगा, बट लास्ट 3 मंथ्स का स्टेटस देखना है तो हम HbA1c टेस्ट करते हैं। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Online students, what is this really important point? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसका कंसिस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो पुअर है, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से HbA1c वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जो HbA1c इंक्रीज हो रही है वो मेन रीजन क्या है कि वो पर्सन अच्छे से ग्लूकोज कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर हमने देखा 24 आवर यूरिन कलेक्शन फॉर वेनिलिल मेंडेलिक एसिड। ये जब पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा से सफर कर रहा होता है तब यूरिन के अंदर ये VMA प्रेजेंट होता है। सो हम करते क्या है, पेशेंट को यूरिन कलेक्ट करेंगे, 24 आवर्स के लिए हम एक कंटेनर दे देंगे, वो कंटेनर में पेशेंट यूरिन जमा करता रहेगा। जैसे ही 24 आवर्स खत्म हो गए फिर वो यूरिन का टेस्ट किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि ये VMA प्रेजेंट है कि नहीं। नॉर्मल यूरिन के अंदर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन पूरे दिन में 20 mcg से भी कम एंड 100 mcg से भी कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो वी विल कंसिडर दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमोसाइटोमा।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी ग्लैंड का प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर सब सारे ग्लैंड्स में क्या है, मेन दो ही टाइप्स के प्रॉब्लम है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, दैट्स इट। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम्स। तो उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है हाइपोपिट्यूटरिज्म। मतलब हाइपोपिट्यूटरिज्म उसका मतलब क्या है, इसमें क्या स्टडी करेंगे हम? पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन, यस, क्या बट कम सिक्रिट हो रहा है। हाँ, सो पिट्यूटरी Insufficient. ग्लैंड, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जो हॉर्मोन्स है वो अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहे हैं। अभी हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में से दो ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायोरेटिक हार्मोन। बट एंटीरियर पिट्यूटरी में से तो बहुत सारे सीक्रेट होते हैं। सो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, पोस्टीरियर में भी बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, हम ये सब पढ़ेंगे। ये चारों कंडीशंस हमें पढ़नी है। सो अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रॉब्लम्स है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इट विल लीड टू हाइपरपिट्यूटरिज्म। अगर उसका सिक्रीशन कम हो गया तो इट विल लीड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। पोस्टीरियर ग्लैंड में, अभी पोस्टीरियर ग्लैंड में भी तो सेम हो सकता है, उसमें भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड बाय द डैमेज टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी या तो हाइपोथैलेमस। पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, कुछ सर्जरी करवाई है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गई या तो पोस्टीरियर लोब में इंजरी हो गई। तो इसमें मेन एक ही हार्मोन है जो अफेक्ट होता है, ऑक्सीटोसिन अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीटोसिन रेगुलरली रिलीज नहीं होता है। वो कब रिलीज होता है, जब हमें कॉन्ट्रैक्शंस, फीमेल्स को कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए तब रिलीज होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी ब्रेस्ट में भी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तभी वो मिल्क बाहर निकल पाता है, लैक्टेशन हो सकता है। बट ये हार्मोन तो रेगुलरली सिक्रीट होगा, एडीएच। सो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका काम क्या है, एंटी डायूरेसिस, मतलब एंटी डायूरेसिस का मतलब क्या है, फ्लूइड Fluid रिटेन retention. फ्लूइड रिटेंशन। बट वो कम हो गया है, एडीएच कम हो गया है तो फ्लूइड क्या होगा, रिटेन होगा? नो नो, तो क्या होगा, फ्लूइड एक्सक्रीट होगा, मतलब एक्सेस फ्लूइड बॉडी में से बाहर निकलता रहेगा, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा। तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बनता है। तो जब एडीएच हार्मोन कम हो जाता है तब पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। अब एडीएच हार्मोन बढ़ गया तो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक सिक्रीशन होगा। बहुत ज्यादा एडीएच है तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, रिटेन होगा। रिटेन होगा, यस। तो आपको ये ऐसे चीज याद रखनी है, एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन सिक्रीशन अगर इंक्रीज हो गया तो हाइपर पिट्यूटरिज्म होगा, हार्मोन सिक्रीशन कम हुआ तो हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। उसकी उससे क्या इफेक्ट होंगे वो सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर सिक्रीशन, स्पेसिफिकली एडीएच को ही ज्यादा अफेक्ट होता है बिकॉज ऑक्सीटोसिन रेगुलरली रिलीज नहीं होता है। सो अगर एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया तो पेशेंट को हो जाएगा एसआईएडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो पेशेंट को कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस। पता चल गया, पूरा आइडिया आ गया कि क्या होने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड में? यस, यस और नो? Yes. Okay, now let's
स्टडी फर्स्ट अबाउट हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है उसका सिक्रेशन कम हो गया है। सो हमें पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो कितने सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता था, अगर उसके ही हॉर्मोन्स कम हो जाएंगे तो एक नहीं बहुत सारे हॉर्मोन्स अफेक्ट होंगे। सो लेट्स स्टडी hyposecretion of one or more of the pituitary anterior pituitary hormones caused by tumor, trauma, encephalitis, autoimmunity or stroke। एक एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन या एक से ज्यादा हार्मोन कम सीक्रेट होंगे। अब ये होता क्यों है? पेशेंट को कुछ ब्रेन में ट्यूमर है जो नियर बाय पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को काम नहीं करने दे रही। समटाइम्स पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी ट्यूमर हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कैंसर हो सकता है। तो ट्यूमर है, पेशेंट को इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, एनसेफेलाइटिस हो गया है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है कि अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक कर रहा है, या तो स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को। तो ये सारी कंडीशन में पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब अपने हॉर्मोन्स सिक्रीशन कम हो सकता है। नाउ सबसे ज्यादा कौन से हार्मोन अफेक्ट होते हैं? लेट्स सी। हॉर्मोन्स मोस्ट ऑफन अफेक्टेड आर ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन मतलब ये ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH-FSH वो ही अफेक्ट होंगे। बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन may be involved। मेनली ये ज्यादा होते हैं अफेक्ट GH एंड गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दो होंगे, समटाइम्स TSH, ACTH एंड ADH भी अफेक्ट हो सकते हैं। ADH तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होगा ही, बट ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। ओके तो असेसमेंट, सोचो अगर हमने देखा था कि ये हॉर्मोन्स कम हो जाएंगे तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे रिलेटेड टू दैट हॉर्मोन्स होंगे। तो पहले तो माइल्ड टू मॉडरेट ओबेसिटी होगी। क्यों? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन भी कम हो गया है, TSH हार्मोन भी कम हो गया है। अगर TSH आपने देखा है कि TSH लाइक सिक्रेशन कम हो जाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? पेशेंट को क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। TSH कम होगा तो T3 T4 ज्यादा सीक्रेट होता है एंड उसका मेन डायरेक्टली लिंक है मेटाबॉलिज्म के साथ एंड एनर्जी के साथ। सो अगर GH एंड TSH अफेक्ट हो गए तो पेशेंट को माइल्ड या मॉडरेट ओबेसिटी हो सकती है। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज GH हार्मोन कम हो जाएगा एंड ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो सकता है बिकॉज बॉडी में से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। there will be infertility and sexual dysfunction because gonadotropins है वो follicle stimulating hormone, luteinizing जो hormones है, sex hormones वो directly ovaries and testes पर affect करता है ये। so वो ही कम हो गया है तो there will be possibility है कि infertility हो सकता है, sexual dysfunction हो सकता है because of this hormones। अगर ये कम हो गए तो ये symptoms देखने को मिलेंगे। अगर TSH, ADH, ACTH, GH सब कम हो गए तो there will be fatigue and low blood pressure, hypo टेंशन हो सकता है। Tumors of the pituitary also may cause headache and visual defects. The pituitary is located near the optic nerve. Yes, अगर पेशेंट को ट्यूमर की वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशन हुआ है तो वो ट्यूमर है तो उसके भी तो सिम्टम्स दिखेंगे, सिर्फ हॉर्मोन्स के नहीं, उसके भी सिम्टम्स दिखेंगे। तो जो भी पेशेंट को पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर है तो उसको फ्रिक्वेंटली रेगुलरली हेडेक होते रहेंगे एंड विजुअल डिफेक्ट्स भी होंगे। क्यों? बिकॉज जो ऑप्टिक कियाज्मा है एंड ऑप्टिक नर्व है उसके नीचे ही ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो वहां पर ऑप्टिक नर्व वहां पर ही उसके आसपास ही है। तो इसकी उसी वजह से पेशेंट को विजुअल डिफेक्ट भी होंगे, डिप्लोपिया और ऐसा हो सकता है, डबल विजन, ब्लड विजन एंड पेशेंट को हेडेक बहुत रहेगा। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स जब पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, हाइपो पिट्यूटरिज्म होगा। तो हमें इंटरवेंशन क्या करनी होगी? सोचो सिक्रेशन हार्मोन्स का कम हो गया, सो व्हाट वी कैन डू? मेन इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं? अगर सिक्रीशन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू? Stimulation. यस,
स्टिम्युलेशन, तो हमें बाहर से ही देने पड़ेंगे हॉर्मोन्स, बिकॉज उसका पिट्यूटरी सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो पिट्यूटरी आगे ऑर्डर भी नहीं दे पाएगा। सो हमें बाहर से ही हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। पेशेंट ओरल पिल्स के फॉर्म में हार्मोन्स की मेडिसिन खाएगा, लाइक जो भी स्पेसिफिक हार्मोन कम है उसके लिए पेशेंट को मेडिसिन खानी पड़ेगी। सो क्लाइंट मे नीड हार्मोन रिप्लेसमेंट फॉर अ स्पेसिफिक डेफिशिएंट हार्मोन। जो भी हार्मोन की कमी है वो हार्मोन के लिए उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड फैमिली। सोचो, अगर कोई हार्मोन की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। एनकरेज द क्लाइंट एंड फैमिली टू एक्सप्रेस फीलिंग्स रिलेटेड टू डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज और सेक्सुअल डिस्फंक्शन। यस, हमने देखा कि ओबेसिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सब हो सकता है, तो पेशेंट को इसके बारे में कुछ कंसर्न्स होगी, डिस्टर्ब बॉडी इमेज है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया है, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग। Client education is needed regarding the sign and symptoms of hyperfunction and hyperfunction related to insufficient or excess hormone replacement. Yes, हमें क्लाइंट को सिखाना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोफंक्शन एज वेल एज हाइपरफंक्शन। बिकॉज अब पेशेंट क्या कर रहा है, बाहर से मेडिसिन ले रहा है, बट सोचो कि अगर पेशेंट मेडिसिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं ले रहा है, इनसफिशिएंट ले रहा है, तो फिर फंक्शन ऑलरेडी हाइपोफंक्शन ही रहेगा। तो उसको पता चलना चाहिए कि ये साइन एंड सिम्टम्स एब नॉर्मल है, मैं अच्छे से मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, पेशेंट को पता चलना चाहिए। व्हाट इफ की पेशेंट ज्यादा मेडिसिन ले रहा है, ज्यादा डोज में ले रहा है, तो फिर हाइपर फंक्शन भी हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पेशेंट को दोनों के साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए कि हाइपोफंक्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हाइपर फंक्शन के क्या है, तो उसको पता चले कि वो इनसफिशिएंट डोज ले रहा है या एक्सेस ले रहा है। तो उसको पता करने के लिए हमें पेशेंट को एजुकेशन देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अबाउट हाइपोपिट्यूटरिज्म। उसकी साइन एंड सिम्टम्स, इंटरवेंशन, साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हो रहा है तो ये होगा, हम वो याद नहीं रख सकते। सिंपली उतना याद रखना है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म में एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो गया। व्हाट वी कैन डू, सिंपल, जो भी हार्मोन कम हो गया उसका बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा होगा कि पेशेंट को ये हार्मोन कम हो गया तो उसके लिए वो हार्मोन देना पड़ेगा बाहर से। एंड फॉर एग्जाम्पल गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेशन कम हुआ है तो पेशेंट को सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, तो आप उसके लिए आप फर्टिलिटी के ऑप्शंस उसको बोल सकते हो कि आप अडॉप्शन के लिए जा सकते हो, या मेल्स में प्रॉब्लम है तो स्पर्म डोनेशन के लिए कर सकते हो, फीमेल्स में तो सरोगेसी, बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। सो हम ये सब उसको एडवाइस कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट नीड हम उसको सेम हार्मोन रिप्लेसमेंट देंगे, एंड उसके जो भी कंसर्न्स है, साइकोलॉजिकल कंसर्न्स, वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे हाइपरपिट्यूटरिज्म। Online students, please come back from break. Should we start now? Hello. Yes, ma'am. Okay. So let's talk about hyperpituitarism. Hyperpituitarism मतलब हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, और इसमें स्पेसिफिकली हम स्टडी करने वाले हैं कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है उसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन एन एडल्ट caused primarily by the pituitary tumors। पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो रहा है, उसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है एंटीरियर लोब में जो सिक्रेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब सोचो कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी उसके जैसे ही होंगे। सो देयर विल बी लार्ज हैंड एंड लार्ज फीट। वो पर्सन है जो पर्सन, उसके हैंड्स एकदम बड़े बड़े होंगे, फीट्स भी एकदम बड़े बड़े होंगे। थिकनिंग एंड प्रोट्रूशन ऑफ द जॉ, ये जो जॉ है नीचे का एकदम थिक बड़ा होगा एंड बाहर की तरफ होगा। arthritic changes and joint pain, impingement syndromes, yes,
पेशेंट के आर्थराइटिक चेंजेस होंगे, जो बोन्स जो जॉइंट्स है उसमें चेंजेस होंगे, पेशेंट को जॉइंट पेन बहुत होगा। इम्पीचमेंट सिंड्रोम में क्या होता है पेशेंट को, पेशेंट बड़ा हो गया है, लाइक एडल्ट हो गया है, चाइल्डहुड के बाद एक बार उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर ये पेशेंट को ट्यूमर हुआ एंड हाइपर सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। तो वो जो पेशेंट है वो जब शोल्डर ऐसे मूव करेगा, पेशेंट शोल्डर ऐसे मूव करता है तो पेशेंट को यहाँ पर बहुत पेन होता है। तो उसको शोल्डर पेन इन शॉर्ट होता है, बिकॉज यहाँ के जॉइंट्स अफेक्ट हो गए हैं। तो उसको हम बोलेंगे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। विजुअल डिस्टर्बेंसेस पेशेंट को स्टार्ट हो जाएंगे, डायफोरेसिस होगा। व्हाट इज डायफोरेसिस? व्हाट इज डायफोरेसिस? excessive sweating without any. यस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा पेशेंट को, ऑयली रफ स्किन हो जाएगी, ऑर्गेनोमेगाली होगा। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट ऑर्गेनोमेगाली? Abnormal enlargement of ऑर्गन्स, यस। सो ऑर्गन्स भी उसके बड़े बड़े होंगे, वो तो बड़ा है, ऑर्गन्स भी बड़े होंगे। हाइपरटेंशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? अदर स्टूडेंट्स बोलो, चलो। hardening of arteries. Yes, thickening of artery, plaque formation in the arteries. So एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, कार्डियोमेगाली, अदर ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं तो हार्ट क्यों पीछे रह जाएगा, सो देयर विल बी कार्डियोमेगाली। अगर हार्ट बड़ा हो गया, जैसे वेंट्रिकल्स एनलार्ज होते हैं तो अच्छे से वो पंप नहीं कर पाते, तो कार्डियोमेगाली हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फेलियर भी हो जाएगा। डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन Swallowing. स्वेलोइंग, डिपनिंग ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस भी बहुत भारी हो जाएगी, ऐसे लाइक जैसे मेल्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद उसकी वॉइस डीप होती है, बट ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। थिकनिंग ऑफ द टंग, नैरोइंग ऑफ एयरवे, स्लीप एपनिया भी हो सकता है, टंग एकदम थिक हो जाएगी, एयरवे उसके नैरो हो सकते हैं। एंड स्लीप एपनिया, जब पेशेंट सो जाता है तब अचानक से एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया होगा पेशेंट को। एंड कोलोन पोलिप्स होंगे, पोलिप्स जो हम हेमरॉइड जैसा बोलते हैं, तो कोलोन में पोलिप्स हो सकते हैं। एंड उसकी वजह से, पोलिपोसिस की वजह से कोलोन कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाएगा, सो देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है जब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म। ओके, सब इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम? चलो, व्हाट इंटरवेंशंस कैन बी डन? ज्यादा सीक्रेट हो रहा है हार्मोन, तो हम क्या कर सकते हैं? सप्रेशन। सप्रेस करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाए। सो हम डायरेक्ट तो हार्मोन सिक्रीशन कम नहीं कर सकते, सो हमें वो ग्लैंड रिमूव करना होगा कि वो ज्यादा सिक्रेट कर रहा है। सो कुछ पोर्शन ऑफ दैट ग्लैंड, या तो पूरा ग्लैंड हम रिमूव करके सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन कम कर सके। हमें कम करना है तो वो ग्लैंड को ही निकालना पड़ेगा। सो लाइक हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस दे सकते हैं टू सप्रेस द जीएच और ब्लॉक द एक्शन ऑफ जीएच। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कि या तो जीएच सप्रेस हो जाए, या तो जीएच भले सीक्रेट हो रहा है बट उसकी इफेक्ट ना देखने को मिले। सो वी हैव टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर रेडिएशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और फॉर स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी इफ प्रिस्क्राइब। हमें पता है कि ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच हो रहा क्यों था, बिकॉज ऑफ दैट ट्यूमर। सो वी कैन डू दैट थिंग, हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर रेडिएशन थेरापी दे के उसके ग्लैंड के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो या तो रेडिएशन थेरापी के लिए प्रिपेयर करेंगे, या तो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करेंगे। रेडियो सर्जरी मतलब रेडिएशन के यूज करके हम इन्वेजिव करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बाहर से सिर्फ रेडिएशन नहीं दे रहे हैं। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर हाइपोफाइसेक्टोमी इफ प्लान्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोफाइसेक्टोमी? हाइपोफाइसेक्टोमी मीन्स, हम अभी किसके कौन से ग्लैंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग फॉर
पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, एक्टमी है मतलब रिमूवल की बात है। एंड ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा होगा फिर? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। सो वी हैव टू रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम ये कर रहे हैं फिर भी बात नहीं बन रही है तो सर्जरी करके हमें पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव करना होगा। तो ये इंटरवेंशन भी हम कर सकते हैं। वी इफ डॉक्टर हैज एडवाइस टू रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड वी हैव टू prepare the patient for hypophycectomy, that is the removal of pituitary gland. Provide pharmacological and non pharmacological interventions for joint pain. हमने देखा कि हाइपरपिट्यूटरिज्म में पेशेंट को जॉइंट पेन हो रहा था, तो हमें जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज करेंगे, उससे नहीं हो रहा है तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करेंगे। वी हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड फैमिली and encourage the client and family to express feelings related to disturbed body image. अब देखो वो पर्सन कैसा हो जाएगा। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे कि हाइपरपिट्यूटरिज्म वाला पेशेंट कैसा होता है तो आपको देखने को मिलेगा उसका फ्रंटल पोर्शन भी एकदम बोस्ट हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, जॉ भी एकदम बड़ा होके प्रोट्रूड हो जाएगा। सो हाथ भी बड़े होंगे, लेग्स फीट्स भी बड़े होंगे। सो देयर इज बॉडी इमेज चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से पेशेंट को एंड पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट देना होगा। नाउ हमने एक इंटरवेंशन देखी हाइपोफाइसेक्टोमी, तो उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज हाइपोफाइसेक्टोमी? हाइपोफाइसेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बट उसमें बहुत सारे टाइप्स है हाइपोफाइसेक्टोमी। जैसे हम बहुत सारी हमने आगे सर्जरी देखी थी कि इतनी इतनी कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज पिट्यूटरी एडिनेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, जो एपिथेलियल सेल्स में से ग्रो होता है ड्यू टू हार्मोन सिक्रीशन की वजह से, तो वो एडिनोकार्सिनोमा हमें वो ट्यूमर निकालनी है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड की वो ट्यूमर निकाल रहे हैं हम, सिर्फ एक ट्यूमर निकाल रहे हैं। सो वो सर्जरी को हम बोलेंगे पिट्यूटरी एडिनेक्टोमी, जो हाइपोफाइसेक्टोमी का एक सब डिवीजन है। नेक्स्ट इज सबलेबियल ट्रांसफिनोइडल पिट्यूटरी सर्जरी। उसमें होगा क्या, डॉक्टर्स ये लिप्स ऊपर करेंगे एंड जो गम लाइन होती है जहां से गम्स होते हैं वहां से एक स्कोप इंसर्ट करेंगे। हमें पता है कि ये जो फेशियल बोन है यहाँ पर स्फिनोइडल बोन होता है। सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, गम लाइन से, कैन यू सी मी, मेरा फेस दिख रहा है आपको? यस और नो? हाँ। सो जस्ट इमेजिन कि ये प्रोब है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर लिप्स ऊपर करके गम लाइन पर ही प्रोब इंसर्ट करेंगे। वो स्फिनोइडल जो बोन है उसको क्रॉस करके सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे जाएगा। तो हमने कुछ भी कुछ नहीं किया है, कहीं पे भी ओपनिंग कुछ किया नहीं है, डायरेक्टली वो प्रोब वहां से इंसर्ट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया है। दिस इज द मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। दूसरी सर्जरी है कि पूरा क्रेनियोटॉमी करके क्रेनियम बोन ओपन करके डायरेक्ट सर्जरी कर सकता है, बट दैट इज द मोर इन्वेजिव सर्जरी। ये लिस्ट इन्वेजिव सर्जरी है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। तो ये सारी हाइपोफाइसेक्टोमी ही बोला जाता है बिकॉज वी आर रिमूविंग सम पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोफाइसेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर या पिट्यूटरी ग्लैंड वाया क्रेनियोटॉमी और सबलेबियल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच, दैट इज एंडोस्कोपिक ट्रांसनजल, बिकॉज हम एक प्रोब इंसर्ट कर रहे हैं लाइक एंडोस्कोप। तो स्कोप जैसा इंसर्ट कर रहे हैं नेजली, यहाँ से गम लाइन से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ के जो बोन्स है वहां से क्रॉस होके सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड पर चला जाएगा। एक तो क्रेनियोटॉमी से भी कर सकते हैं या तो ये सबलेबियल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच से भी हम रिमूव कर सकते हैं। द लेटर अप्रोच इज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद फीवर कॉम्प्लिकेशन। ये वाला जो सेकेंड वाला अप्रोच है वो ज्यादा प्रीफर्ड है। क्यों? बिकॉज उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम है, हमें कुछ बोन रिमूव कुछ करना ही नहीं है। इट इज मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर। सो लेट्स स्टडी अबाउट द बोथ सर्जरी कॉम्प्लिकेशन। अगर हम क्रेनियोटॉमी करके पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है। हमने निकाल दिया है पूरा ट्यूमर, तो उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म दोनों में होगा। अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल देते हो, हमने कम करने के लिए निकाला था बट अब पूरा निकाल दोगे तो देयर विल बी हाइपोपिट्यूटरिज्म। सिक्रीशन होगा कैसे? तो जो भी पेशेंट हाइपोफाइसेक्टोमी या कोई भी ग्लैंड रिमूवल की सर्जरी करवाते हैं तो लाइफ लॉन्ग उनको वो हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज अब वो ग्लैंड नहीं रहा है उनकी बॉडी में कि वो जो थोड़ा भी सिक्रीशन कर पाए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है अगर क्रेनियोटॉमी अप्रोच यूज करके हम हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे तो। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है अगर हम ट्रांसफिनोइडल यूज कर रहे हैं, उसके कम होंगे बट होंगे तो सही, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही है। So complications for sublabial transphenoidal surgery includes CSF fluid leakage.
हम सीधा नोज से सब स्फिनोइडल बोन्स के सीधा पेनिट्रेट करके ब्रेन में जा रहा है, तो देयर इज सम कनेक्शन। तो सीएसएफ लीक हो सकता है नोज में से, तो सीएसएफ लीकेज हो सकता है, पेशेंट को वहां पर इंफेक्शन हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एडीएच सिक्रीशन कम हो गया तो फिर डायबिटीज इंसिपिडस होगा, एंड सर्जरी के बाद हाइपोपिट्यूटरिज्म तो होगा ही, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। If the sublabial approach is used, an incision is made along the gum line of the inner upper lip. Yes, ये जो अपर लिप है उसको ओपन करके वो गम लाइन जहां पर लिप एंड हमारे गम्स जॉइंट होते हैं वहां पर गम लाइन से एक इंसिजन करते हैं डॉक्टर, एंड फिर वहां से वो स्कोप इंसर्ट करेंगे स्फिनोइडल बोन को भी क्रॉस करके ब्रेन में जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। ट्यूमर रिमूव करना है, आधा पिट्यूटरी निकालना है, पूरा निकालना है, बट वो वहां से निकालेंगे। तो दिस इज अबाउट सर्जरी। मेन दो वे से की जाती है, एंड उसमें भी सेकेंड वाला बहुत ज्यादा यूज है। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। सोचो पेशेंट की सर्जरी हो गई है, तो हम इंटरवेंशन क्या लेंगे? सो इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज सिमिलर टू क्रेनियोटॉमी केयर। हम चैप्टर 59 नर्वस सिस्टम में हम स्टडी करेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, कि अगर क्रेनियोटॉमी किया है तो वो पेशेंट की केयर कैसे करनी होती है, वो वहां पर स्टडी करेंगे। तो वो सेम ही है, मॉनिटर वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें वाइटल साइंस पेशेंट के मॉनिटर करने हैं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका कैसा है, बिकॉज ब्रेन में हम कुछ तो कर रहे हैं, ब्रेन में उसका कॉन्शियसनेस चेक करना होगा। वी हैव टू एलिवेट द हेड ऑफ द बेड कि वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन ना हो, एडिमा ना हो जाए, वरना एडिमा होगा तो आईसीपी और बढ़ जाएगा। सो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द पेशेंट फॉर इंक्रीज आईसीपी। अगर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, सो पेशेंट को मॉनिटर करना होगा, आईसीपी इंक्रीज ना हो जाए उसके लिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड स्नीजिंग, कॉफिंग एंड ब्लोइंग द नोज। हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि स्नीज नहीं करना है, कॉफ नहीं करना है, नोज ब्लो नहीं करना है, स्पेशली जब ट्रांसफिनोइडल वाला अप्रोच यूज किया हो वो। देन मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, जो भी सर्जरी किया है, वेदर क्रेनियोटॉमी अप्रोच किया है या ट्रांसफिनोइडल, ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना ही पड़ेगा। मॉनिटर फॉर एंड रिपोर्ट द साइंस ऑफ टेम्पररी डायबिटीज इंसिपिडस। यस, सर्जरी हुई है तो टेम्पररी थोड़े पीरियड के लिए डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, तो वो हमें मॉनिटर करते रहना है, एंड जैसे ही आपको लग रहा है कि देयर इज अ डायबिटीज इंसिपिडस, इमीडिएटली वो रिपोर्ट करना है कि सर पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है, एडीएच हार्मोन सिक्रीशन कम हो गया है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड रिपोर्ट एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट। डायबिटीज इंसिपिडस में होता क्या है, बॉडी में से फ्लूइड रिटेन नहीं हो पाता है, निकल जाएगा, सो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। If the entire pituitary is removed, client will require lifelong replacement of ADH, cortisol and thyroid hormone. सोचो, हमने पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया है, तो पेशेंट को लाइफ टाइम अब सारे हॉर्मोन्स जिसकी वजह से दूसरे ग्लैंड्स कंट्रोल हो रहे थे उसका रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, एडीएच का रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, कॉर्टिजोल्स का, थायराइड का। ये रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड हार्मोन अगर कम ज्यादा हो गए तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, कॉर्टिजोल की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है, सो एडीएच, ये सारे रिप्लेसमेंट लेने पड़ेंगे अब पेशेंट को लाइफ लॉन्ग। मॉनिटर एंड रिपोर्ट फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड मेनिंजाइटिस। अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया, एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की या प्रॉब्लम हो गया, तो वो हमें साइंस मॉनिटर भी करना है, एंड दिखता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। वी हैव टू एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। Perform oral care, which may include mouth rinses every 4 hours. Client may be instructed to avoid using toothbrush or to brush teeth gently with an ultra soft toothbrush for 10 days to 2 weeks after surgery. If we have used the सबलेबियल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच, हमने वो अप्रोच यूज किया है, तो पेशेंट को ओरल केयर हमें फ्रिक्वेंटली करनी होगी। फ्रिक्वेंटली एवरी 4 आवर हमें माउथ रिंसेस करवाने होंगे, वो गार्गल करवाना होगा मेडिसिन वाला, एंड पेशेंट को बोलना है पहले तो टूथब्रश यूज ही नहीं करो, बिकॉज हमने यहाँ पर गम पर ही किया है सर्जरी इंसिजन, सो वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट डोंट यूज टूथब्रश। अगर फिर भी पेशेंट को यूज करना है तो बहुत ही सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है, एकदम जेंटली टीथ को ब्रश करना है फॉर 10 days to 2 weeks आफ्टर सर्जरी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। जो भी मेडिसिन है, ओरल एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स है, अदर हार्मोनल मेडिकेशन है, तो वो कैसे लेना है वो सिखाओगे पेशेंट को। दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेम्बर।
Following the transsphenoidal hypophyseectomy, monitor for and report the post-nasal drip or clear nasal drainage, which might indicate CSF leak. Clear drainage should be checked for glucose. Okay, this is something new for new students. अगर हम ट्रांसफिनोइडल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो वहां से चांसेस है कि सीएसएफ लीक होके नोज में से निकल सकता है। अभी सीएसएफ एकदम क्लियर फ्लूइड होगा, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये सीएसएफ लीक हो रहा है कि सिर्फ जो नेजल का ड्रेनेज है वो हो रहा है? कैसे पता चलेगा? Glucose test. ग्लूकोज टेस्ट करना होगा। यस, तो जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। एंड जो नॉर्मल नेजल ड्रेनेज होता है, जब पेशेंट को सर्दी जुकाम हो जाता है तो जो नाक में से पानी निकलता है उसमें ग्लूकोज नहीं होगा, बट सीएसएफ में ग्लूकोज होता है। सो हमें जो भी पेशेंट को कोई भी नेजल ड्रेनेज निकल रहा है तो हमें वो ड्रेनेज, अगर क्लियर ड्रेनेज है तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि सीएसएफ लीक हो रहा है कि नहीं, बिकॉज हो सकता है इसमें सीएसएफ लीक, और उसके लिए ग्लूकोज टेस्ट करना होगा। ग्लूकोज टेस्ट करना कैसे होता है? जैसे ही आप नॉर्मल आरबीएस करते हो, टेल मी आप आरबीएस कैसे करते हो न्यू स्टूडेंट्स? हाउ टू डू द आरबीएस? पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कैसे करते हो? ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कैसे करते हो आप? New students, you don't know how to check the blood glucose of patient? आपने ब्लड ग्लूकोज चेक नहीं किया फर्स्ट ईयर में भी? ग्लूकोमीटर ऐसा कुछ पता है, ऐसा होता है? Yes, sir. हाँ, तो कैसे किया जाता है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट? कैसे करते हो आप पेशेंट का? अगर आपको कोई डॉक्टर या आपका मतलब एग्जाम में भी आपको बोला जाए कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, कैसे करोगे आप? फिंगर पर पिंच करके। फिंगर पर प्रिक करेंगे, फिर ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप डाल के वहां से हाँ, ब्लड कलेक्ट करें। यस। सो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप होती है ऐसी, ऐसे स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पर हमें ब्लड का ड्रॉप लेना होता है, ये स्ट्रिप हम ग्लूकोमीटर डिवाइस में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर रीडिंग आएगा जो भी पेशेंट का है, लाइक 134 जो भी शुगर लेवल आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। सो इंस्टेड ऑफ ब्लड सेम प्रोसेस करनी है, यहाँ पर ब्लड के सैंपल के बजाय जो भी क्लियर ड्रेनेज निकल रहा था पेशेंट के नोज में से उसका ड्रॉप रखेंगे। अगर यहाँ पर रीडिंग आ रहा है उसका मतलब दिस इज अ सीएसएफ। अगर रीडिंग नहीं आ रहा है, कुछ एरर आ रही है, तो दूसरी बार रिपीट करके क्रॉस वेरीफाई करना है कि एक्चुअली में एरर है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर से करोगे, फिर से एरर आ रहा है, मतलब इसमें ग्लूकोज है ही नहीं, तो ग्लूकोमीटर रीडिंग कैसे देगा? तो इट इंडिकेट्स कि नॉर्मल नेजल ड्रेनेज है, इट इज नॉट अ सीएसएफ। गॉट इट? सीएसएफ Yes. होगा तो ग्लूकोज रीडिंग बताएगा ग्लूकोमीटर में, सीएसएफ होगा ही नहीं तो ग्लूकोज रीडिंग ही नहीं बताएगा, देयर विल बी एरर। बट एक बार एरर आए तो आपकी गलती भी हो सकती है, बिकॉज हम ब्लड ग्लूकोज करते हैं तो भी कितनी बार एरर आती है। तो दूसरी बार एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करना है कि एक्चुअली में गलती हुई है कि क्लियर नेजल ड्रेनेज है, तो फिर से ड्रॉप लेके फिर से करना होगा। अगर फिर भी एरर आया है देन वी कैन कंफर्म कि ये सीएसएफ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल नेजल ड्रेनेज है, इसीलिए ग्लूकोमीटर में रीडिंग नहीं आ रहा है। एंड नेजल ड्रेनेज नहीं होगा, सीएसएफ होगा, तो ग्लूकोज में, ग्लूकोमीटर में ग्लूकोज का रीडिंग आएगा। तो ये आपको खास याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन इज डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें होता क्या है, क्या होता था डायबिटीज इंसिपिडस में? ADH डिक्रीज होगा। एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, सो तब पेशेंट को हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। तो बॉडी में जो लाइक फ्लूइड रिटेन रहना चाहिए वो रिटेन नहीं रह रहा है, बॉडी में से सब बाहर ही निकल रहा है। सो देयर विल बी हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड caused by stroke, trauma or surgery, or it may be idiopathic। पेशेंट को स्ट्रोक आया है, ब्रेन स्ट्रोक, ट्रॉमा हुई है, इंजरी हुई है, कुछ सर्जरी किया है हमने, तो भी हो सकता है, या तो इडियोपैथिक विदाउट एनी कॉज भी, अचानक से क्यों हुआ पता नहीं, बट अचानक से एडीएच का सिक्रेशन कम हो गया, सो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। उसमें होता क्या है डायबिटीज इंसिपिडस में, जो किडनी ट्यूब्यूल्स है
इट फेल्स टू रीएब्सॉर्ब द वाटर। हमने पता है कि ये ग्लोमेरुलस है, फिर ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है, फिर ये लूप ऑफ हेनरी, असेंडिंग ट्यूब्यूल, ऐसे यूरिन फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाता है। सो यहाँ से यूरिन पूरा मूव होता है एंड साइड्स में से रीएब्सॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का वाटर का। सो ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स है वो प्रॉपरली वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जैसा फ्लूइड आ रहा है किडनी में वैसा ही पूरा बाहर जा रहा है, किडनी थोड़ा भी रिटेन नहीं कर रही है, जैसा फ्लूइड है वैसा का वैसा बाहर चला गया। सो डायबिटीज इंसिपिडस दो टाइप के हैं, एक सेंट्रल है एक नेफ्रोजेनिक है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज एडीएच प्रोडक्शन, एडीएच प्रोडक्शन ही कम है, राइट। सो दिस इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, एडीएच प्रोडक्शन तो हो रहा है बट किडनीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है वो जो एडीएच है। तो जैसे डायबिटीज दो टाइप के हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता। एंड टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में होता है पर काम नहीं करता। हाँ, सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उससे। सो सिमिलरली डायबिटीज इंसिपिडस में भी ऐसा होता है, दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में एडीएच प्रोडक्शन ही कम है तो फिर क्या से बात बनेगी। एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच तो होता है बट किडनीज वो एडीएच को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, वो रेजिस्ट हो गई है, देयर इज अ रेजिस्टिविटी टू एडीएच हार्मोन। सो दोनों में फेल तो होगा ही, ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन तो होगा। सो ये याद रखने की बात है, आपको याद रखना है। ओके, देन असेसमेंट। जो भी पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, सो एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बॉडी फ्लूइड होल्ड नहीं कर पाती तो सारा फ्लूइड यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इतना ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा पेशेंट को, एंड वो भी एकदम डाइल्यूट यूरिन, पानी जैसा यूरिन निकलेगा। देयर विल बी पोलीडिप्सिया। व्हाट इज पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया का excessive मतलब क्या, thoughts, excessive thirst, yes, so that is called as polydipsia. Next is dehydration, that is dehydration की वजह से स्किन इलास्टिसिटी, टर्गर मतलब इलास्टिसिटी, तो स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स माउथ की एकदम ड्राई हो जाएगी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पाएगा, उसमें से वाटर नॉर्मली जो बॉडी रीएब्सॉर्ब करती है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाती है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, पानी जैसा ही यूरिन निकलेगा। यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी, मतलब यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इंडिकेट करता है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इंडिकेट करता है, चलो मैंने लिखा, बोलो अब। contrast, कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है यूरिन। आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है तो उसका यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड पीला पीला होता है, बिकॉज बॉडी में फ्लूइड कम है, तो किडनीज एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इसमें यूरिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि एकदम डाइल्यूट यूरिन आ रहा है, तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, पानी जैसा यूरिन है, एकदम लाइट यूरिन है, तो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। फटीग होगा पेशेंट को बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेटेड हो रहा है तो फटीग होगा, मसल पेन, मसल वीकनेस होगा, हेडेक होगा, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन दैट में प्रोग्रेस टू वेस्क्यूलर कोलैप्स विदाउट रिहाइड्रेशन। पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, पेशेंट पोजीशन चेंज करेगा तो इमीडिएटली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, एंड अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो वेस्क्यूलर कोलैप्स भी हो सकता है, पेशेंट चक्कर खा के लाइक पूरा गिर ही जाएगा अगर हमने रिहाइड्रेशन नहीं दिया तो। एंड देयर विल बी टेकीकार्डिया ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, हमारे बॉडी कंपेंसेट करने के लिए ट्राई करती है एंड वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगी तो टेकीकार्डिया भी होगा। तो ये सारे असेसमेंट फाइंडिंग्स है डायबिटीज इंसिपिडस के। इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि डायबिटीज इंसिपिडस है
तो बॉडी फ्लूइड होल्ड नहीं कर पा रही है, सारा फ्लूइड यूरिन से निकल जा रहा है। तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन के सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक्सेसिव यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, चलो एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया है, तो इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, मेन इंटरवेंशन, सिक्रीशन कम हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, स्टिम्युलेट। हाँ स्टिम्युलेट कर सकते हैं, या तो हम बाहर से एडीएच हार्मोन दे सकते हैं पेशेंट को, राइट। सो बाहर से हमें सप्लीमेंटल देना पड़ेगा। सो वो मेन साइन एंड सिम्टम, वो मेन ट्रीटमेंट है, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देनी होगी हमें, पेशेंट को मॉनिटर करना होगा। सो वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गया है, वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस चेक करना होगा। सेफ एनवायरमेंट देना होगा पेशेंट को, कब, particularly if the patient is having postural hypotension, because पेशेंट अगर खड़ा होगा और चक्कर खा के गिर गया तो पेशेंट को लग जाएगी। तो अगर पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन है तो हमें उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज फॉर द साइंस एंड फॉर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, तो वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा। मेंटेन द क्लाइंट इनटेक ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड्स। क्लाइंट पानी जितना हो सके उतना ज्यादा एडिक्वेट फ्लूइड हमें मेंटेन करना है। आईवी से भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। आईवी हाइपोटोनिक सलाइन में भी प्रिस्क्राइब टू रिप्लेस द यूरिनरी लॉस। ये जो सारा फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी में से, तो फिर हमें पेशेंट को हाइपोटोनिक नॉर्मल सलाइन देना होगा। हाइपोटोनिक सलाइन क्या करेगा, चलो ये ब्लड है, मैंने इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया, यहाँ पर सेल्स है, तो फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव होगा, अब फ्रॉम सेल्स टू ब्लड या ब्लड में से सेल्स, कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, ए। अदर स्टूडेंट्स, सबका आंसर ए है। हाइपोटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लेस कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो फ्लूइड कैसे कहाँ मूव होगा, चलो बोलो दूसरे स्टूडेंट्स। ब्लड में। ओके, टेल मी अबाउट द मैकेनिज्म, फ्लूइड मूव कैसे होता है, फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो, मूव कैसे होता है पानी, फ्लूइड मूव कैसे होता है, ऐसे होता है या ऐसे, लो टू हाई हो। अदर स्टूडेंट्स कैसे मूव होता है, ये हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज लो टू, फ्लूइड, हाँ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो पानी वहां पर जाएगा एंड इसको डाइल्यूट कर देगा, सो दोनों के साइड इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब हम ब्लड में हाइपोटोनिक दे रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो। तो फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव होगा, ब्लड से सेल में। यस, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेल्स भी श्रिंक हो जाएंगे डिहाइड्रेशन में। वी हैव टू स्वेल द सेल्स, हमें उसको फुलाना है, फिर से पानी वापस देना है, तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो वापस से सेल में जाएगा और ये जो सेल ऐसे श्रिंक हो गया था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सो हाइपोटोनिक एनएस, हाइपोटोनिक कोई भी सॉल्यूशन भी हम दे सकते हैं, इज प्रिस्क्राइब टू रिप्लेस द यूरिनरी लॉस। जो ये यूरिनरी लॉस होके डिहाइड्रेटेड हो गया है, सेल्स सारे श्रिंक हो गया है, उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो सारा पानी वापस से सेल्स में चला जाएगा। गॉट इट, ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे तो ये आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा कि हाँ हाइपोटोनिक देना पड़ता है, हाइपोटोनिक, अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, वेट, हमें इनटेक आउटपुट चेक करना है बिकॉज उसमें आउटपुट ज्यादा होता है, वेट चेक करना है, पेशेंट वेट कम हो सकता है। सीरम कॉन्सेंट्रेशन, सीरम ऑस्मोलालिटी चेक करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन चेक करेंगे,
अगर एक्सेसिव यूरिन आउटपुट है तो यूरिन स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी कम हो जाएगी. We have to check the urinary weight loss and low specific urinary gravity. ये सब कुछ हमें चेक करना होगा. Instruct the client to avoid foods or liquids that produces the diuresis. ऑलरेडी एडीएच कम है तो डायूरेसिस ऑलरेडी हो रहा है, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि ऐसे फूड और ऐसे लिक्विड्स ना ले जिससे डायूरेसिस और बढ़े. लाइक कैफिनेटेड ड्रिंक्स की वजह से डायूरेसिस बढ़ सकता है. वी हैव टू गिव वेजोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन एसीटेट. वेजोप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन क्या है? वो एडीएच हार्मोन है, तो हम बाहर से रिप्लेसमेंट दे सकते हैं. वेजोप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन एसीटेट मे बी प्रिस्क्राइब. These are used when the ADH deficiency is severe or chronic. बहुत ज्यादा ADH deficiency है या क्रोनिक बहुत लंबे टाइम से उसको ADH deficiency है तो हम देंगे, बाहर से ही रिप्लेसमेंट करना होगा. Instruct the client in the administration of medications as prescribed. जो भी मेडिकेशन हमने प्रिस्क्राइब किया है उसको कैसे लेना है सिखाएंगे. डेस्मोप्रेसिन एसिटेट may be administered by sub-Q injection, IV, intranasally or orally. Watch for the signs of water intoxication indicating over treatment. हम सिखा सकते हैं, अगर पेशेंट को हम डेस्मोप्रेसिन एसिटेट दे रहे हैं तो हम सबक्यू इंजेक्शन दे सकते हैं, आईवी इंट्रानेजली भी हम दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं. बहुत सारे रूट्स है इसके. बट पेशेंट में हमें देखना है साइन एंड सिम्टम ऐसा ना हो जाए कि आपने डेस्मोप्रेसिन ज्यादा दे दिया तो फिर एडीएच हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो वो फ्लूइड रिटेन कर देगा और उसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा. तो इसका मतलब आपने ओवर ट्रीटमेंट कर दिया. वी डोंट वांट टू गिव द ओवर ट्रीटमेंट आल्सो, सो वो भी मॉनिटर करना है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू वियर अ मेडिकल ब्रेसलेट. जो भी क्लाइंट को डायबिटीज इंसिपिडस है उसको मेडिकल ब्रेसलेट पहन के ही रखना पड़ेगा, तो पता चले दूसरे लोगों को भी कि अगर ये चक्कर खा के गिर गया है तो पता चले कि हाँ इसको ये डायबिटीज इंसिपिडस है इसीलिए वो चक्कर खा के डिहाइड्रेटेड होके गिर गया है. सो नेक्स्ट कंडीशन इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसमें क्या होता है? सिंड्रोम एडीएच ऑफ का सिक्रेशन बढ़ जाएगा. yes ADH का secretion excess हो जाएगा. So it is a condition of hyperfunctioning of posterior pituitary gland in which there is excess ADH is released but not in response to the body's need for it. बॉडी को जरूरत नहीं है. समटाइम्स अगर हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट को डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है तो बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है एंड बॉडी को फ्लूइड रिटेन करना होता है. उस टाइम पर हमारी बॉडी जानबूझकर एडीएच का सिक्रेशन बढ़ाती है बिकॉज वी वांट टू स्टोर द बॉडी फ्लूइड. बट इसमें पेशेंट को जरूरत भी नहीं है, पेशेंट को नीड भी नहीं है, बॉडी को कोई नीड नहीं है, फिर भी एक्सेस एडीएच सिक्रेशन हो रहा है. तो होता क्यों है एक्सेस एडीएच सिक्रेशन और क्यों ये प्रॉब्लम हुआ है? सो कॉजेस इंक्लूड ट्रॉमा, स्ट्रोक, कुछ मैलिग्नेंसी है, समटाइम्स लंग्स और पेनक्रियास. ये क्यों लंग्स एंड पेनक्रियास की मैलिग्नेंसी में एडीएच सिक्रेशन एक्सेस हो जाता है? वो तो ब्रेन में नहीं है. तो कुछ कैंसर्स में, लंग कैंसर है, पेनक्रियास, कोई भी लाइक कुछ कैंसर्स में भी एडीएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है. हाउ? वो तो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड भी नहीं है. Show me your brain. We have studied this. You are not practicing the indirect questions. ट्रीट करेगा. हाँ, हमने ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज में देखा था ना कि कुछ ट्यूमर्स ऐसी होती है कि वो ट्यूमर्स खुद से ही एडीएच सिक्रेशन करवाती है. इट इज नॉट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड. वो ट्यूमर ही सिक्रेट करती है या तो ट्यूमर कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो सेम एडीएच के जैसा वर्क करेंगे. सो या तो डायरेक्ट ब्रेन में कुछ ट्रॉमा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास, स्ट्रोक आया है, या तो कुछ कैंसर्स है जो सेम एडीएच सिक्रेशन करवाएंगे, कुछ मेडिसिन ले रहा है पेशेंट या स्ट्रेस में है. तो ये सारे रीजंस की वजह से इनडायरेक्टली एडीएच सिक्रेशन तो बढ़ा. तो ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट करेक्टिंग द कॉज. जो भी कॉज है उसको करेक्ट करना है पहले, तब एडीएच सिक्रेशन कम होगा. द सिंड्रोम रिजल्ट इन इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया. अगर ये हुआ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन, ये
प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से फ्लूइड रिटेन होगा, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा एंड सारा सोडियम डाइल्यूट होके डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया होगा। अभी हमने ये सब चीज पहले पढ़ी थी कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया अगर 110 से कम हो जाए तो वो कितना फैटल है, तो ये सारी चीज इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना हम। So it may cause a cerebral edema and client is at risk for seizures. Yes, हमने देखा था कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, SIADH होगा तो सेरेब्रल एडिमा होगा, आईसीपी इंक्रीज होगा, वीकनेस, फटीग सब होगा। सीजर्स का भी रिस्क है, अगर ज्यादा डाइल्यूट हो गया तो सीजर्स भी आ सकते हैं, कोमा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हो सकती है SIADH में। असेसमेंट, जिसको भी ये SIADH है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, सारे साइंस होंगे फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के। अब ये साइंस कहाँ पर हमने पढ़े थे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर में, FON में ऑलरेडी हमने स्टडी किया था, तो उसके सारे साइंस होंगे। चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इन मेंटल स्टेटस चेंजेस हो जाएंगे, पेशेंट ड्राउजी डेलीरियम हो जाएगा, कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, वेट गेन होगा विदाउट एडिमा, एडिमा हो भी लाइक पेशेंट को वेट गेन हो रहा है, फ्लूइड बॉडी में स्टोर हो रहा है, सम पेशेंट्स को एडिमा होता भी है, सम पेशेंट्स को नहीं होता है, बिकॉज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी में वेट बढ़ रहा है, वेसल्स में वेट फ्लूइड बढ़ रहा है। देयर विल बी हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा तो हाइपरटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोनेट्रीमिया होगा, उसके भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे हमें। लो यूरिन आउटपुट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, अभी ऐसा ही एडीएच में क्या होता है, बॉडी इतना ज्यादा पानी रिटेन करके रखती है कि यूरिन बनाने ही नहीं देती, तो यूरिन आउटपुट इतना कम होगा, और जितना भी होगा वो कैसा होगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगी। सो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी इसमें, इंक्रीज होगी, हाई यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी या इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो ये भी पॉइंट लिख सकते हो आप, क्वेश्चन में आ सकता है। सो सिंपली आपको समझना है, आप मगअप करोगे तो आपको नहीं याद रहेगा। अभी इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम, लेट्स सी। मॉनिटर वाइटल साइंस, कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, provide a safe environment particularly for the client with the changes in level of consciousness and mental status. Yes, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है, पेशेंट ड्राउजी हो गया है, तो वो ड्राउजी की वजह से, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से पेशेंट को इंजरी हो सकती है। मेंटल स्टेटस चेंज हो गया है, पेशेंट को डेलीरियम और वो सब हो रहा है, तो उसके लिए पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ये रीजन है, डायबिटीज इंसिपिडस में सेफ एनवायरनमेंट देने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ पोस्चरल हाइपरटेंशन। SIADH में सेफ एनवायरनमेंट देने के पीछे का रैशनल क्या है, बिकॉज ऑफ चेंज इन LOC एंड मेंटल स्टेटस, तो ये रैशनल है उसका। मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इंक्रीज ICP, यस इसमें भी इंक्रीज ICP होता है तो वो मॉनिटर करेंगे हम। इम्प्लीमेंट द सीजर प्रिकॉशन, हमें पता है जैसे जैसे सोडियम कम होता जाएगा सीजर का रिस्क बढ़ता जाएगा, तो पहले से ही सीजर प्रिकॉशन ले लेंगे। एंड सीजर प्रिकॉशंस, ये एंक्लेक्स में सीजर प्रिकॉशन, ब्लीडिंग प्रिकॉशन, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। तो सीजर प्रिकॉशंस आपको याद होने चाहिए कि वो सारे सीजर प्रिकॉशंस आप लोगे पेशेंट के लिए। Next, elevate the head of the bed a maximum of 10 degree to promote the venous return and to decrease the baroreceptor induced ADH release. Yes, अब ये क्या है, ये पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके लाइनिंग पर, यहाँ जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स का काम क्या है, वो सेंस करता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड स्टेटस है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा फ्लूइड है तो बैरोरिसेप्टर्स मतलब पूरी वेसल्स ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी एंड बैरोरिसेप्टर्स को पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वी डोंट वांट एक्स्ट्रा फ्लूइड, सो वो ADH का सिक्रेशन कम कराएगा बिकॉज नहीं चाहिए। अगर कोई पर्सन को हाइपोटेंशन है तो जो ब्लड है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, उसका प्रेशर कम होगा, सो ये बैरोरिसेप्टर्स को सेंस होगा कि प्रेशर कम है एंड वी हैव टू सीक्रेट द ADH। पानी जो अंदर फ्लूइड हो, पानी जो ब्लड है वो फ्लोट हो रहा है, उसका प्रेशर कम है, सो क्यों कम है वो नहीं पता है उसको, बट प्रेशर कम है, तो बैरोरिसेप्टर्स को प्रेशर बढ़ाना है तो वो इनडायरेक्टली ADH को सिग्नल्स देंगे कि ADH सिक्रीशन करो।
सो अब होगा क्या, अगर हम पेशेंट को फुल सिटिंग पोजीशन दे देते हैं तो वीनस रिटर्न होगा, ऐसे सारा सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर प्रेशर कम होगा तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है उसके बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उसको लगेगा कि प्रेशर कम हो गया है तो वो और एडीएच सिक्रीट करवाएंगे, राइट। एंड वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू लाइक स्टिमुलेट द बैरो रिसेप्टर्स। तो हमें वीनस रिटर्न भी नीचे लाना है, ज्यादा फ्लूइड ऊपर जाएगा तो भी ब्रेन को प्रॉब्लम है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। तो हमें वीनस रिटर्न तो करना है बट ऐसा नहीं चाहिए कि ज्यादा कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 डिग्री जितना, मैक्सिमम 10 डिग्री जितना हेड को एलिवेट कर देंगे तो वीनस रिटर्न भी होगा। एंड जो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते थे, स्टिमुलेट हो जाते थे, जिसकी वजह से एडीएच सिक्रीशन होता था, वो भी नहीं होगा। गॉट इट? पता चला? यस मैम। ओके, सो ये चीज ध्यान रखनी होती है, उसमें कंप्लीट सिटिंग पोजीशन नहीं दे सकते वरना और ज्यादा फिर बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ज्यादा एडीएच सिक्रीशन करवा देंगे। मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड ऑप्टेन वेट डेली। इनटेक आउटपुट चेक करना है, डेली वेट चेक करना है, सेम स्केल, सेम क्लोथ, सेम टाइम। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Chronic SIADH may prompt restriction of fluid to 800 to 1000 ml per day. पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस बैलेंस हमें चेक करते रहना है। अगर पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से SIADH है तो फिर उसको रेगुलरली फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पूरे दिन का पेशेंट 800 टू 1 लीटर फ्लूइड ही ले सकता है, वो खाने में ले या डायरेक्ट पिए। पूरा पूरे दिन का 1 लीटर से ज्यादा नहीं लेना होगा पेशेंट को। वी हैव टू मॉनिटर द सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलारिटी। सीरम का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है बिकॉज सब कुछ डाइल्यूट होगा पानी की वजह से। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है। सीरम सीरम डाइल्यूट हो जाता है एंड यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक एज प्रिस्क्राइब। रेस्ट्रिक्शन करना होगा फ्लूइड इनटेक। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। एक बार जो हम बोल रहे हैं कि आईवी फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है, एक बार जो वो बोल रहे हैं कि आईवी फ्लूइड देना है, बट कैसा देना है देखो। we have to administer IV fluids, usually normal saline और else hypertonic। अब चलो, हाइपरटोनिक दे रहे हैं, ये ब्लड है, इसमें हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया और ये सेल्स है, तो फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव होगा, सेल्स टू ब्लड या ब्लड टू सेल्स? सेल्स टू ब्लड। हाँ, सेल्स टू ब्लड, बिकॉज बॉडी के वेसल्स में ब्लड में इतना पानी था तो एक्सेस वो वाटर कहाँ पर चला गया होगा, सेल्स में। तो सेल्स ऐसे फूल गए होंगे एंड वी वांट टू श्रिंक द सेल नाउ। तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो सारा सेल्स का एक्स्ट्रा पानी सब ब्लड सेल्स में आ जाएगा एंड सेल्स नॉर्मल साइज के हो जाएंगे। सो जब ये एक्सेस हो जाता है तब हम हाइपरटोनिक देते हैं, बाकी नॉर्मली हम NF भी दे सकते हैं जिससे कोई भी फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा। बट जो भी फ्लूइड आप दे रहे हो, वेदर हाइपरटोनिक या नॉर्मल सलाइन, isotonic, we have to monitor the IV fluids carefully because of risk of fluid volume overload। ऑलरेडी ADH की वजह से ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड है एंड हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, बट ऐसा ना हो जाए कि गलती हो जाए, आप मॉनिटर ना करो, ज्यादा दे दो और ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड, फिर से प्रॉब्लम। सो जो भी IV फ्लूइड दे रहे हैं थोड़ा देते हैं बट बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं एंड एडीएच का ऑपोजिट इफेक्ट करने के लिए लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं विच प्रमोट्स द डायूरेसिस, मतलब यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा। बट डायूरेटिक्स देंगे कब, ओनली इफ द सीरम सोडियम इज एटलीस्ट 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये चीज याद रखना है, राइट इन योर नोट्स। अगर 125 से कम है सोडियम लेवल तो हम डायूरेटिक्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? Why we cannot give diuretics? हम फ्लूइड कम करने के लिए दे तो सकते हैं ना, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बॉडी में से फ्लूइड कम हो जाएगा, डायूरेटिक्स दे दोगे तो। बट 125 से अगर कम है सोडियम तो नहीं दे सकते। क्यों? लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं? इट एक्सक्रीट्स सोडियम एंड पोटेशियम, दोनों एक्सक्रीट करता है। लूप डायूरेटिक्स फ्यूसेमाइड, माइड वाले जो डायूरेटिक्स होते हैं वो। सो ऑलरेडी डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया है एडीएच की वजह से एंड फिर हम ऊपर से लूप डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो जितना सोडियम है वो भी एक्सक्रीट हो जाएगा। गॉट इट? तो फिर पेशेंट को सीजर्स कोमा डेथ हो सकती है, राइट। तो पेशेंट का पहले सोडियम लेवल चेक करना होता है, अगर 125 से कम है तो फिर लूप डायूरेटिक्स नहीं देंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, बट लूप डायूरेटिक्स नहीं देंगे।
पोटेशियम को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इफ वी आर यूजिंग लूप डायूरेटिक्स, बिकॉज पोटेशियम भी एक्सक्रीट होता है। सो बहुत केयरफुली हमें सोडियम एंड पोटेशियम मॉनिटर करना पड़ता है। लूप डायूरेटिक्स, चलो पेशेंट का सोडियम लेवल था 128, आपने लूप डायूरेटिक्स दे दिए, तो फिर देने के बाद छोड़ना नहीं है, वी हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द सोडियम लेवल। फिर ऐसा ना हो कि 120 से भी कम हो जाए। सो 128 था, आपने दिया, नो डाउट, अच्छी बात है, बट फिर मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। एंड अगर कम लग रहा है तो हमें सोडियम एडमिनिस्टर भी करना पड़ता है। Vasopressin antagonist may be prescribed to decrease the renal response to ADH. Yes, vasopressin ADH के एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, ADH ज्यादा है तो किडनी रिस्पॉन्ड कर रही है, बट हमें क्या करवाना है, किडनी रिस्पॉन्ड ही ना करे। जितना भी ADH है बॉडी में कोई बात नहीं, किडनी उसको रिस्पॉन्ड ही ना करे। सो इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं पेशेंट को। Okay, so that is all about pituitary problems. Understood? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, so कल हम एड्रिनल ग्लैंड के प्रॉब्लम मंडे देखेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रॉब्लम्स, मेनली दो लोब्स की अलग अलग प्रॉब्लम है। एंटीरियर लोब में अगर सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। एंटीरियर लोब में अगर सिक्रीशन कम हो गया तो हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। पोस्टीरियर लोब में एडीएच ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर एडीएच का सिक्रीशन बढ़ गया तो ऐसा ही एडीएच होगा, एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। हाइपोसिक्रीशन में ग्रोथ हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स उसके रिलेटेड होंगे। दूसरे भी हार्मोन्स अफेक्ट हो सकते हैं, बट जो भी कम हो जाएगा उसके रिलेटेड उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, बट इतना ध्यान रखना है कि ज्यादा हार्मोन दे दोगे फिर हाइपर फंक्शन हो जाएगा। तो वो भी ध्यान रखना है कि हाइपर फंक्शन ना हो। ट्रीट करने गए थे हाइपर फंक्शन, ज्यादा देके हाइपर फंक्शन कर दिया, ऐसा ना होना चाहिए, वो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज हाइपर पिट्यूटरिज्म, जिसको हम एक्रोमेगाली भी बोलते हैं। पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया है, पेशेंट को ब्रेन में ट्यूमर या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रीट हो रहा है, विच इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसकी वजह से पेशेंट एकदम, हैंड एकदम लार्ज, फीट एकदम लार्ज, फ्रंटल बोसिंग होगा, जॉ एकदम प्रोट्रूड होके ठीक हो जाएगा, जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट चेंजेस होंगे, ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ऑर्गेनोमेगाली होगा, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। सो इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ इंटरवेंशन करनी है कि या तो जीएच कम करे या तो जीएच की एक्शन हम ब्लॉक कर दे, बॉडी उसको रिएक्ट ही ना करे। या तो सर्जरी करके हम निकाल सकते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी कर सकते हैं, रेडिएशन देके वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो सर्जरी करके पिट्यूटरी ग्लैंड आधा पूरा ट्यूमर कुछ भी हम कर सकते हैं। सर्जरी भी दो टाइप की है, एक तो क्रेनियोटॉमी करके हम निकाल सकते हैं, या तो सबलेबियल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच से भी कर सकते हैं। दोनों के कॉम्प्लिकेशंस हमने स्टडी किए, बट सबसे प्रीफरेबल कौन सी है, सबलेबियल ट्रांसफिनोइडल। क्यों? बिकॉज उसकी कॉम्प्लिकेशन कम है। फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे कि अगर क्रेनियोटॉमी है तो क्रेनियोटॉमी हम चैप्टर 59 में पढ़ेंगे कि उसमें जो केयर देते हैं पेशेंट को, कंटिन्यूअस आईसीबी मॉनिटरिंग, पेशेंट को आईसीबी मॉनिटरिंग करना है, एडिमा ना हो जाए, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड करके रखना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, कॉन्शियसनेस, वो सब हम चेक करेंगे। फिर ऐसा भी ना हो कि हमने लाइक पेशेंट को सर्जरी की है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, बिकॉज हमने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, रिमूव किया है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर डायबिटीज इंसिपिडस के साइन दिख रहे हैं, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट दिख रहा है, तो इमीडिएटली पीएचसीबी को नोटिफाई करना होगा कि सर पेशेंट को एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया है। सो जो भी पेशेंट सर्जरी करवाता है उसको लाइफ लॉन्ग हॉर्मोन्स की थेरेपी लेनी पड़ेगी, बिकॉज अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव कर दिया है, तो फिर लाइफ टाइम उसको रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। फिर ओरल केयर करनी पड़ती है। ओके, एंड दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं देयर आर हाई चांसेस कि नोज में से क्लियर ड्रेनेज निकलेगा। अब हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्लियर ड्रेनेज नेजल सिक्रीशन है या सीएसएफ है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्लूकोज टेस्ट। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि वो सीएसएफ है या नॉर्मल ड्रेनेज है, नेजल ड्रेनेज? सीएसएफ होगा तो वो रीडिंग दिखाएगा, और सीएसएफ नहीं होगा तो रीडिंग नहीं होगा, ऐसा हाँ, दिखाएगा। यस, अगर सीएसएफ होगा तो ग्लूकोमीटर में आपको ग्लूकोज का रीडिंग दिखाएगा,
तो इट इंडिकेट्स दैट इज अ CSF। एंड अगर रीडिंग ना आए, एरर आ रही है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लो फॉर अवर सेटिस्फेक्शन। फिर भी एरर आए, इसका मतलब कि ये CSF नहीं है, नॉर्मल नेजल ड्रेनेज है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर हमने देखा डायबिटीज इंसिपिडस विच इज decrease secretion of ADH by posterior pituitary gland। so डायबिटीज इंसिपिडस भी दो टाइप के हैं, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन सेंट्रल? ADH प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। हाँ, ADH प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेफ्रोजेनिक में क्या होगा? ADH प्रोडक्शन होगा पर किडनी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का बेचारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल सीक्रेट कर ही जा रहा है, बट किडनीज उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। सो इट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, ADH कम है तो बॉडी में फ्लूइड रिटेन नहीं होगा, बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन एकदम डाइल्यूटेड होगा, बहुत ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स सारे दिखेंगे हमें। फिर हमने इंटरवेंशन देखी, अगर ADH का सिक्रेशन कम है तो हम बाहर से दे, लाइक डेस्मोप्रेसिन एसिटेट, वेसोप्रेसिन एसिटेट, वो बाहर से देंगे। अब पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देनी होगी, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स ठीक करने हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम एटलीस्ट दे सकते हैं, बिकॉज जो फ्लूइड खींच खींच के सेल्स में से निकल गया, सेल्स श्रिंक हो गए, तो उसको वापस से फुलाना है, तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सेल्स में जाएगा और सेल्स फिर से नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं। पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है तो पेशेंट को लाइक सेफ एनवायरनमेंट देंगे। फिर दूसरी सारी लाइक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट को ऐसा फूड अवॉइड करना है कि जिससे और ज्यादा डायूरेसिस हो। पर हम जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाहर से हॉर्मोन्स दे रहे हैं ADH, तो ऐसा भी ना हो जाए कि एक्सेसिव ADH हो। एक्सेसिव ADH होगा तो और प्रॉब्लम होगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन होकर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया होगा, तो वो ध्यान रखना है। फिर हमने देखा SIADH। SIADH में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ADH बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वास्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया होगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्यों होता है एक्सेस ADH, वो हमने उसके रीजंस देखे, एंड उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा, इंक्रीज ICP, रिस्क ऑफ सीजर्स, ये सब कुछ हो सकता है। उसका हमने साइन एंड सिम्टम देखा। अगर ADH ज्यादा है बॉडी में तो बॉडी में फ्लूइड ज्यादा रिटेन होगा, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, राइट? तो यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी। अगर फ्लूइड बॉडी में ही है तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा। तो साइन एंड सिम्टम सारे फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के जो हमने FON में पढ़े थे, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, जो भी रीजन है जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि ट्यूमर की वजह से हो रहा है या पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जो भी रीजन है वो रीजन हमें ठीक करना होगा। एंड जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होगी। नाउ व्हाट वी कैन डू, इधर पेशेंट को दो डायूरेटिक्स दो कि सारा जो फ्लूइड है वो निकल जाए। बट डायूरेटिक्स देने के लिए आपको एक चीज खास ध्यान रखनी होगी, व्हाट? सीरम सोडियम लेवल कितना होना चाहिए एटलीस्ट? 125। हाँ, नॉट लेस देन 125। 125 से कम है तो डायूरेटिक्स नहीं दे सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हो, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट दोगे कि भले ADH है बॉडी में बट किडनी से रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसा कुछ करोगे। IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, NS या हाइपरटोनिक, बट बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। हेड को ज्यादा एलिवेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 डिग्री कर सकते हैं। रैशनल क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट कि जो बैरो रिसेप्टर इंड्यूस ADH रिलीज हो रहा था वो हो जाए। we want to reduce or decrease the baroreceptor induced ADH release। फिर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना होता है, वो ध्यान रखेंगे। अगर इस सबके करने से भी कुछ बात नहीं बन रही है तो फिर डॉक्टर्स लास्ट सॉर्ट यूज करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कर दिया, हाइपोफाइसेक्टोमी कर दिया, तो फिर पेशेंट को ADH तो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। चलो बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा था, डॉक्टर से रिमूव कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड, तो फिर कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। तो फिर ऐसे पेशेंट को फिर लाइफ लॉन्ग ADH हॉर्मोन्स लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं डॉक्टर्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, सो लेट मी शो यू वन थिंग, यू कैन डू दिस थिंग्स। आप SST के नोट्स करके आपकी वॉल पर या टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आप लिख सकते हो। जब भी आप रिवीजन करने बैठो या
ऐसे ही रिवाइज करने बैठो तो आपके पास ऐसा लिखा हुआ होगा तो आपको पता चले। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स डिक्रीज हो जाता है तो इट लीड्स टू हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो हाइपरपिट्यूटरिज्म। पोस्टीरियर में अगर एडीएच कम हो जाएगा तो डायबिटीज, एडीएच बढ़ जाएगा तो ऐसा ही एडीएच। दूसरी चीज जो हमने सेकेंड देखी थी दैट वाज ओके। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको ये भी याद रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि सेंट्रल डीआई में क्या होता है, एडीएच का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। नेफ्रोजेनिक डीआई में क्या होता है, इनफ होता है बट किडनीज रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो ऐसे स्टिकी नोट्स लगाकर आप टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, अपनी दीवार पर लगा सकते हो कि लास्ट मोमेंट आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से क्या होगा, ये सब मिक्स अप हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम यू कैन डू दिस थिंग। Okay. Yes, ma'am. Okay. So see you directly on Monday at 9 a.m. and test link already open हो गई है, so you can give the test today or tomorrow according to your convenience. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट मंडे आपको मार्क्स मिल जाएंगे एंड इफ यू वांट टू चेक योर आंसर्स, आंसर की चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा मुझे कि मैम आई वांट द आंसर की, तो मैं आपको आंसर की शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Um,